नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां सिर्फ 20 मिनट में मिलती है बिहार की हर बड़ी और जरूरी खबर। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले और किस गांव से हमें देख रहे हैं। नीतीश कुमार ही तय करेंगे अगले सीएम का नाम। बीजेपी खेमे से आई अंदर की खबर। रेस में कौन आगे? बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। अब चर्चा इस बात की है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्रों के मुताबिक नया सीएम बीजेपी से होगा, लेकिन नाम का फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि नई सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बनेगी और सीएम का चयन उनकी मर्जी से होगा। सीएम की रेस में सबसे आगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम है, जिन्हें भाजपा ने 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। दूसरा नाम नित्यानंद राय का है, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी का आधार मजबूत किया। तीसरे दावेदार दिलीप जायसवाल हैं, जो लंबे समय तक प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे और मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी इच्छा थी कि वे संसद के दोनों सदनों और बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य बने। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। सियासी प्रेम में ऐसे फंसे चाचा। रोहिणी आचार्य का नीतीश पर तंज, विपक्ष का हमला। तेज नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार की राजनीति में बदलते समीकरणों पर राजद नेता रोहिणी आचार्य ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कविता लिखते हुए कहा, सियासी जल्लादों के प्रेम में बेचारे चाचा जी कुछ ऐसे फंसे, न इज्जत बची न नेम प्लेट पर मुख्यमंत्री का नाम। देख रहे हम सब ज्यादा पलटी मारने से हासिल हुआ मुकाम। मुझे तो कोई अचरज नहीं, मुझे मालूम था ये अंजाम। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष का कहना है कि भाजपा ने ऑपरेशन लॉर्ड्स के जरिए नीतीश को किनारे किया। गुरुवार को नीतीश कुमार ने एनडीए की ओर से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसमें भाजपा और जदयू के नेता मौजूद रहे। विपक्ष लगातार हमलावर है और इसे बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव बता रहा है। पटना में गर्मियों में 0 बिजली कट की तैयारी। 4 नए पावर सब स्टेशन बन रहे, 5 लाख लोगों को फायदा। राजधानी पटना में गर्मियों में बिजली कटौती की समस्या से राहत देने के लिए 4 नए पावर सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। पेसू के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि हर साल गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ जाती है, इसलिए इस बार आसोपुर, उसरी, बेहटा और खेमनीचक, जगनपुरा में नए सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। आसोपुर पावर सब स्टेशन तैयार होकर चालू भी कर दिया गया है। बाकी 3 का निर्माण तेजी से चल रहा है। हर स्टेशन पर 10 MVA क्षमता के 2-2 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इन सब स्टेशनों के चालू होने से बिजली वितरण व्यवस्था मजबूत होगी और ओवरलोड की समस्या कम होगी। अनुमान है कि करीब 5 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। गर्मियों में जब बिजली की खपत चरम पर होती है, तब इन सब स्टेशनों से लोड संतुलित किया जा सकेगा और आपूर्ति निर्बाध रहेगी। बिहार में नीतीश कुमार का कार्यकाल। महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा फोकस। 1000 करोड़ से बने हाईवे। नीतीश कुमार के 2 दशक से अधिक लंबे कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती हैं। 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। बाद में नगर निकाय चुनावों में भी यही व्यवस्था लागू हुई। इस फैसले से गांव-गांव में महिला मुखिया और वार्ड सदस्य चुनी जाने लगीं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका साइकिल योजना और पोशाक योजना शुरू की गईं। इससे ड्रॉप आउट दर कम हुई और मैट्रिक परीक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका योजना शुरू की गई, जिसमें आज 1 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। पुलिस बल में 35% और शिक्षकों की नियुक्ति में 50% आरक्षण देकर उन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ी हिस्सेदारी दी। महिला उद्यमी योजना और महिला रोजगार योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहयोग दिया गया। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनाए गए, जिससे बिहार की कनेक्टिविटी और विकास की रफ्तार तेज हुई। निशांत को बनाए सीएम, वरना भाजपा बिहार को।
पप्पू यादव की अपील, विपक्ष का हमला तेज। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला सीएम बीजेपी से होगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और लालू यादव से अपील की है कि वे एकमत होकर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं। उन्होंने लिखा कि इससे बिहार बीजेपी का चारागाह बनने से बच जाएगा और बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक स्थापित होगा। तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करना चाहती है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर राज्यसभा जाने का ऐलान किया है, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की संपत्ति का खुलासा, दिल्ली का फ्लैट और 10 गाय, सादा जीवन का ब्यौरा। नीतीश कुमार ने वर्ष 2025 के लिए अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया है। उनके पास नकद केवल 20,552 रुपये हैं और बैंक खातों में कुल जमा राशि लगभग 57,000 रुपये है। वाहन के नाम पर वे आज भी 2015 में खरीदी गई फोर्ड इकोस्पोर्ट कार का इस्तेमाल करते हैं। आभूषण में 2 सोने की अंगूठियां और एक मोती जड़ित चांदी की अंगूठी है, जिनकी कुल कीमत करीब 2.03 लाख रुपये है। पशुधन में उनके पास 10 गायें और 13 बछड़े हैं। घरेलू उपकरणों में ट्रेडमिल, चरखा, एक्सरसाइज साइकिल और माइक्रोवेव ओवन शामिल हैं। उनकी सबसे बड़ी अचल संपत्ति नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 में स्थित फ्लैट है। इसे उन्होंने 2004 में 13.78 लाख रुपए में खरीदा था। वर्तमान में इसकी कीमत लगभग 1.48 करोड़ रुपए है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में उनके नाम पर कोई कृषि या गैर कृषि भूमि दर्ज नहीं है। बिहार में शुरू हो गई गर्मी, 10 मार्च को हो सकती है बारिश। 5 जिलों के लिए अलर्ट मार्च की शुरुआत के साथ ही बिहार में गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिन और रात की हल्की सिहरन अब कम हो रही है और दोपहर में तेज हवाएं चल रही हैं। पटना मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा। हालांकि 10 मार्च को सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना है। आईएमडी ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। फिलहाल पटना का अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री और न्यूनतम 18.4 डिग्री दर्ज किया गया है। गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी तापमान 29 से 31 डिग्री के बीच रहा। नीतीश कुमार को धमकाया, आरजेडी का बड़ा दावा। शक्ति यादव बोले, बीजेपी ने चलाया। ऑपरेशन लॉर्ड्स बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच राजद ने बड़ा दावा किया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि भाजपा ने ऑपरेशन लॉर्ड्स चलाकर नीतीश कुमार को डरा धमकाकर जबरन राज्यसभा भेजा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री अब पूरी तरह लाचार और बेबस हो चुके हैं। भाजपा यह नैरेटिव गढ़ना चाहती है कि उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ा, जबकि सच्चाई यह है कि उन्हें मजबूर किया गया। शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि यह सत्ता हथियाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है और पूरा जदयू खौफ और मायूसी में है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार गुरुवार को अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। नीतीश कुमार से नाराज जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, दफ्तर में तोड़फोड़, बर्तन फेंके और गमले तोड़े। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को भारी हंगामा हुआ। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री पद छोड़ने की खबर से कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों कार्यकर्ता दफ्तर पहुंचे और नीतीश कुमार बिहार के हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे जैसे नारे लगाए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने फर्नीचर तोड़ा, प्लेटें बर्तन फेंके, पोस्टर बैनर फाड़ दिए और भोज के लिए बने बफे काउंटर को भी नुकसान पहुंचाया। कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं पर भाजपा के साथ मिलकर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि नीतीश कुमार ने अब भी इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन कार्यकर्ता शांत नहीं हुए। शाम तक दफ्तर में रुक कर नारेबाजी और विरोध जारी रहा। क्यों अकेला पड़ गया ईरान? रूस चीन नहीं कर रहे दोस्त की मदद। ईरान इजरायल युद्ध 6ठे दिन में प्रवेश कर चुका है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले तेज कर दिए, लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि उसके करीबी सहयोगी रूस और चीन सैन्य मदद क्यों नहीं कर रहे। दोनों देशों ने युद्ध की निंदा की और खामेनेई की मौत को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया।
रूस ने कहा कि यह मानव नैतिकता का उल्लंघन है, जबकि चीन ने ताकत से समस्या हल करने के खिलाफ बयान दिया। दोनों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की, लेकिन सैन्य सहयोग से दूरी बनाए रखी। रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में उलझा है और एक और संघर्ष नहीं चाहता। वहीं चीन अमेरिका से सीधे टकराव से बच रहा है ताकि आर्थिक हित प्रभावित न हो। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों महाशक्तियां कूटनीतिक समर्थन तो दे रही हैं, लेकिन युद्ध में सीधे शामिल होने से बच रही हैं। ताबूत की लाइन लगा देंगे। अमेरिकी सेना की तैनाती पर ईरान की धमकी, ट्रंप को सुनाया संदेश। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने अमेरिका और इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने जमीनी सेना तैनात की तो उसे कई ताबूत वापस भेजने पड़ेंगे। सरकारी टेलीविजन पर अयातुल्ला अब्दुल्ला जवादी अमोली का संदेश प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने इजरायलियों और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ खून बहाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम एक बड़ी परीक्षा के कगार पर हैं और हमें इस गठबंधन को पूरी तरह बनाए रखना होगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि खाड़ी के उत्तरी भाग में एक अमेरिकी टैंकर पर हमला किया गया है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका को ईरानी फ्रिगेट डेना पर किए गए टॉरपीडो हमले से सबक लेना चाहिए। दक्षिण कोरिया में ईरान के राजदूत सईद कुजेची ने भी कहा कि अगर अमेरिका ने जमीनी सेना भेजी तो कई ताबूत अमेरिका लौटेंगे। उन्होंने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों को अपरिहार्य बताया। क्या सऊदी अरब की मदद के लिए युद्ध में कूदेगा पाकिस्तान? बना ली नई रणनीति। सऊदी अरब में गिरा ईरानी सुसाइड ड्रोन अब पाकिस्तान को भी संभावित युद्ध की स्थिति में खड़ा कर रहा है। वजह है सितंबर 2025 में हुआ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA। इस समझौते के अनुसार किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरान को चेतावनी दी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु सुरक्षा भी देगा? पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, जबकि सऊदी अरब लंबे समय से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहना खाड़ी देशों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि रियाद ने नए सुरक्षा साझेदार तलाशने शुरू किए, जिनमें पाकिस्तान अहम विकल्प बनकर उभरा। ईरान के साथ 6 दिन की जंग। इजरायल को हर हफ्ते 27,000 करोड़ का नुकसान। ईरान इजरायल युद्ध 6ठे दिन में पहुंच चुका है और इसका असर इजरायल की अर्थव्यवस्था पर साफ दिख रहा है। इजरायली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चेतावनी दी है कि अगर पाबंदियां जारी रहती हैं तो हर हफ्ते देश को $3 बिलियन यानी करीब 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। होम फ्रंट कमांड ने देश भर में गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें जरूरी कामों को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रोक है। स्कूल बंद हैं और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि सुरक्षा जरूरतों और अर्थव्यवस्था दोनों को संतुलित करने वाला समाधान जरूरी है। IDF ने पाबंदियां शनिवार रात तक बढ़ा दी हैं। मंत्रालय चाहता है कि मौजूदा रेड अलर्ट लेवल को ऑरेंज अलर्ट लेवल में बदला जाए ताकि सीमित गतिविधियों की इजाजत मिल सके। बिहार में नई सरकार की सुगबुगाहट। नीतीश के बेटे निशांत को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इसे उनके मुख्यमंत्री पद से गरिमापूर्ण विदाई के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा और जदयू के शीर्ष नेताओं के बीच नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने साफ किया कि वे अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। उनके नामांकन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह विशेष विमान से पटना पहुंचे और मुख्यमंत्री निवास से विधानसभा तक उनके साथ रहे। होली के दिन जब यह खबर आई तो पहले लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन शाम तक साफ हो गया कि यह नीतीश का खुद का निर्णय है। परिवार ने उन्हें कुछ दिन और बिहार में रहने की सलाह दी थी, लेकिन नीतीश ने अपनी जिद कायम रखी। अब चर्चा इस बात की है कि उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार निशांत ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगे और संभव है कि उन्हें विधान परिषद में नीतीश का बचा हुआ कार्यकाल दिया जाए। इससे उनकी पॉलिटिकल एंट्री को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। गया के इमामगंज में बड़ी कार्रवाई। 7 किलो अफीम का दूध बरामद। 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। गया जिले के इमामगंज में पुलिस ने अफीम तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। SDPO कमलेश कुमार के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने नकटी पुल के पास घेराबंदी कर एक काले रंग की स्कॉर्पियो को रोका।
तलाशी में 7.17 किलो अफीम का दूध और 1.42 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस ने झारखंड निवासी संतोष यादव और राजस्थान के सुरेंद्र चंद्र व मगराज को गिरफ्तार किया। गाड़ी और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार राजस्थान के दोनों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके पुराने रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों ने राहत की सांस ली है। भोजपुर में भूमि विवाद, युवक को गोली लगी, 3 संदिग्ध हिरासत में। भोजपुर जिले के बहोरनपुर थाना क्षेत्र के गोरा गांव में बुधवार रात भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। 34 वर्षीय अखिलेश ठाकुर को बाएं हाथ में गोली लगी। परिजन उसे तुरंत आरा सदर अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गांव में 9 डिसमिल जमीन को लेकर पिछले 1 साल से विवाद चल रहा था। अखिलेश ने पहले भी धमकी मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बुधवार रात होली मिलन कार्यक्रम के बाद जब वह घर के बाहर बैठे थे, तभी 6 हथियारबंद लोग पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद अखिलेश भागते हुए नाली में गिर पड़े और हमलावर फरार हो गए। घटना से गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जमीन विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है और जख्मी के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला रोजगार योजना का सर्वे शुरू। 28,000 महिलाओं के स्वरोजगार की होगी जांच। नवादा जिले के रजौली प्रखंड में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये प्राप्त करने वाली महिलाओं के रोजगार की स्थिति जानने के लिए व्यापक सर्वे शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भर बनाना है। जीविका समूह के कर्मियों को सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है। वे मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभुक महिलाओं से संपर्क कर रही हैं और उनसे व्यवसाय की प्रकृति, आय की स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं से संबंधित जानकारी जुटा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कई महिलाओं ने किराना दुकान, सिलाई कढ़ाई केंद्र, डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन और सब्जी बिक्री जैसे छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं। कुछ ने घर आधारित खाद्य सामग्री निर्माण का कार्य भी शुरू किया है। सरकार का मानना है कि सही मूल्यांकन के आधार पर अगली किस्त का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। जीविका बीपीएम मनीष कुमार ने बताया कि सभी महिलाओं को प्रशिक्षण कार्य जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। सारण में मंदिर से राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश। चौथी बार हुई वारदात सारण जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के मिश्रवलिया गांव स्थित श्री राम जानकी जोड़ा मंदिर से होली के दिन राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी हो गई। ग्रामीण जब शाम को अबीर गुलाल चढ़ाने पहुंचे तो देखा कि मूर्ति गायब है। ये चौथी बार है जब इस मंदिर से मूर्ति चोरी हुई है। पुजारी बजरंग मिश्रा ने बताया कि पहले भी कई बार मूर्तियां चोरी हुईं, लेकिन अब तक किसी मामले का खुलासा नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार मंदिरों में चोरी की घटनाएं होने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। 1 सप्ताह पहले ही इसी गांव के शिव मंदिर से पीतल का नाग देवता चोरी हुआ था। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में जुट गए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। होली में बजा प्रखंड हो या जिला, युवक ने की हवाई फायरिंग, वीडियो वायरल। देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में होली के दिन एक युवक ने भोजपुरी गाने प्रखंड हो या जिला की धुन पर झूमते हुए हवाई फायरिंग कर दी। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में युवक रंग गुलाल के बीच पिस्टल से गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है। आसपास मौजूद लोग भी जश्न में शामिल थे। घटना सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी। इसी बीच शाहपुर पटोरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर छौड़ाही गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर राहुल कुमार नामक युवक को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसके भाई धीरज कुमार की संलिप्तता भी सामने आई, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि त्योहारों पर हथियारों का प्रयोग गंभीर अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीरगंज में चुनाव से पहले बड़ी साजिश का पर्दाफाश, भारी मात्रा में बम बरामद,
3 गिरफ्तार भारत नेपाल सीमा से सटे परसा जिले के वीरगंज में चुनाव से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। नेपाली सेना की संयुक्त टीम ने विशेष सर्च अभियान के दौरान 9 नग सूती बम समेत कई संदिग्ध सामग्री बरामद की है। अभियान बुधवार देर रात इनरवा इलाके में चलाया गया। सेना ने मौके से 3 लोगों कृष्णा यादव, रोहित पटेल और अवजीत यादव को गिरफ्तार किया। बरामद सामग्री में 2 मोबाइल फोन, 1 पावर बैंक, 1 पुलिस चार्जर, 5 सफेद तार और 5 सुअर के सिर भी शामिल हैं। इतनी मात्रा में विस्फोटक और आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल चुनावी माहौल बिगाड़ने और धार्मिक तनाव भड़काने के लिए किया जा सकता था। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक या असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है। ईरान इजरायल युद्ध से पेट्रोल डीजल संकट की अफवाह। सीमावर्ती इलाके में पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें। ईरान इजरायल युद्ध की खबरों के बीच गुरुवार को सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाह फैल गई। अफवाह इतनी तेजी से फैली कि इनरवा बाजार, मैनाटांडन और आसपास के कई पेट्रोल पंपों पर अचानक वाहनों की भीड़ उमड़ पड़ी। वाहन मालिकों का कहना था कि युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसी आशंका में लोग एहतियातन अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने लगे। कई लोग अतिरिक्त ईंधन का भंडारण भी करने लगे। पंप संचालक रंजू कुमारी और अफरोज आलम ने बताया कि फिलहाल आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। अचानक मांग बढ़ने से कतारें लंबी हो गईं, लेकिन तेल खत्म होने जैसी कोई स्थिति नहीं है। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से पंपों पर भीड़ न लगाएं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है।